नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। कपिलांश एकेडमी के डिजिटल मंच पर मैं विशाल माहेश्वरी आप सभी का वेलकम करता हूं। राष्ट्रवाद का उदय 16 सेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज का सेशन है सेशन नंबर 17। यानी कि इस टॉपिक का आज हमारा ये अंतिम सेशन रहेगा और फिर उसके बाद हम जो भी आपके नए टॉपिक जुड़े हैं स्कूल व्याख्याता के सिलेबस में उनको हम शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 16 सेशन पहले हो चुके हैं, है ना। 17वें नंबर का है तो 16 कंप्लीट है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके देख लीजिए आप। ठीक है, या कपिलांश एकेडमी के चैनल को ओपन करके वहां से आप सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। आज के सेशन का टॉपिक रहने वाला है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या इसी को हम बोल देते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। और आप याद करिए, सिलेबस की पहली लाइन यही है कि राष्ट्रवाद का उदय 1858 से लेके 1919। अब हम 1919 तक पहुंच चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये टॉपिक रहेगा। कपिलांश एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, क्योंकि फ्री नोट्स आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेंगे और टेस्ट सीरीज भी वहीं पे मिलेगी। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, राष्ट्रवाद का उदय हमारा टॉपिक हो चुका है और इस टॉपिक के कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन पे लगभग 19 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। कितने भैया? 19 टेस्ट। अब आपको करना यही है, आज इस टॉपिक को ख़त्म करना है। नोट्स वोट्स जो भी बनाने हैं वो आपने बना लिए होंगे मेरे ख्याल से। उसके बाद जो ये 19 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं एप्लीकेशन पर, वहाँ पर ये टेस्ट की आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा उलझा हुआ है। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करेंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप प्ले स्टोर से, रजिस्टर करिए, नाम मोबाइल नंबर डाल के कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद आप यहाँ पे ये फर्स्ट ग्रेड पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना है आपको, और फिर उसके बाद आपको चौथे नंबर की इंडियन हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, तो उसको आपको कर लेना है बाय, जो कि आपसे शुल्क लिया जाएगा मात्र 56 रुपये। और इस शुल्क में जितने भी टॉपिक हैं आपके फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के इंडियन हिस्ट्री के, तो सभी के टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कुछ टेस्ट अभी अपलोड नहीं हुए हैं, अपकमिंग टॉपिक है, वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी आप टेस्ट दीजिए। नोट्स वगैरह आपको सब कुछ इसी फोल्डर में मिलेगा, टेस्ट सीरीज वाले में, जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूँ। तो टॉपिक का नाम आप सभी जान चुके हैं, वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। लिख देता हूं मैं यहाँ पे वापस से। एक सेकेंड, ये लीजिए साहब, लाइट बंद हो गई थी। हाँ, तो टॉपिक का नाम क्या रहेगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, लिखने की भी क्या जरूरत है, आप जान चुके हैं। अब देखिए, इस टॉपिक की भूमिका आप समझिए। इस टॉपिक तक का जो सफ़र हमने तय किया है, मैं 2 मिनट में आपको रिकॉल करवा देना चाहता हूँ, और सिनेरियो क्या चल रहा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, याद करिए, मार्ले मिंटो सुधार जो कि कब आया था? 1909 में आया था मेरे ख्याल से, आप सब जानते हैं। और इस मार्ले मिंटो सुधार से गरम दल वाले जो नेता थे वो हो गए थे असंतुष्ट, और जो नरम दल के हैं वो कुछ हद तक संतुष्ट हुए थे। ठीक है जी। मुस्लिम लीग संतुष्ट हो गई थी, क्योंकि पृथक निर्वाचन क्षेत्र उनको दे दिया था। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। फिर उसके बाद दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ कब? 1911 में। और इस दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, जिससे मुस्लिम लीग यहाँ पे असंतुष्ट हो गई। ठीक है जी। फिर उसके बाद एक मुस्लिम लीग ने एक मुद्दा उठाया कि अलीगढ़ को विश्वविद्यालय की मान्यता दे दी जाए, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पे ये मान्यता नहीं दी, जिससे कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग और असंतुष्ट हुई दोस्तों। फिर उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था 1914 में, जिसमें भारत में जो मुसलमान थे वो भी कहीं ना कहीं नाराज हो रहे थे, क्योंकि टर्की दूरी राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहा था, भारत मित्र राष्ट्रों में आ रहा था। और यहाँ के जो मुस्लिम संप्रदाय को ये डर था कि जो मुस्लिम संप्रदाय में जो
गुरु का जो पद होता है खलीफा, कि उसका अपमान ना हो, इस प्रकार की सारी कहानी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ प्रीवियस सेशन में, है ना। तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं कांग्रेस वाले भी नाराज थे, मुस्लिम लीग वाले भी यहाँ पे नाराज थे। फिर उसके बाद हुआ होम रूल आंदोलन, है ना, 1916 में, जिसको हमने लास्ट सेशन में पढ़ा किस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया और स्वशासन की मांग की कि हमें गृह शासन दीजिए। ये सारी बातें चल रही है दोस्तों 1909 से लेकर 1916 तक ये मामला आ चुका है, 1918 तक बात पहुंच गई है। और कहीं ना कहीं ब्रिटेन भी विश्व युद्ध में बिजी है, भारत में आंदोलन उग्र हो रहा है, होम रूल आंदोलन याद करिए आप, शिखर पे पहुंच गया है, चारों तरफ एनी बेसेंट का नाम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार अब यहाँ पे है दबाव में, और अब दबाव में है तो अब उसको क्या करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ घोषणा करनी पड़ेगी, कुछ संतुष्टिपूर्ण बात जनता के सामने रखनी पड़ेगी। याद है होम रूल आंदोलन के बाद फिर एक अगस्त के महीने में 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा हुई थी, जिसको हमने नाम दिया दोस्तों अगस्त घोषणा। इसी को नाम दिया गया मॉन्टेग्यू घोषणा। लेकिन ये भी केवल घोषणा है दोस्तों, ये वादा है, अप्लाई होगा नहीं होगा वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन पहले वादे के बारे में तो चर्चा कर ही लेते हैं कि क्या घोषणा की थी इन्होंने, अंग्रेजों ने। भारतीय प्रशासन में भारतीयों का प्रतिनिधित्व चाहते थे कि भाई हमारा भी ये प्रतिनिधित्व शामिल किया जाए, स्वशासन की मांग कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने बोला कि बढ़ाया जाएगा, आपकी भी ये भूमिका रहेगी शासन में। ठीक है, दूसरी बात, एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी, ऐसी घोषणा इसमें की गई अगस्त घोषणा में। क्रमिक रूप से भारत को स्वशासन दिया जाएगा, ये मैं समझा चुका हूँ आपको लास्ट वाले सेशन में। भी धीरे धीरे देंगे, अचानक से नहीं देंगे। और देंगे कब, ये सब कुछ डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सरकार के ऊपर, और उचित समय पर आपको ये सब धीरे धीरे दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, एनी बेसेंट ने बोला कि हाँ हम यही चाहते हैं, हमारा उद्देश्य यही था, तो उन्होंने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। फिर उसके बाद बाल गंगाधर तिलक कहाँ कहाँ चले गए, एक केस के मामले में, वैलेंटाइन चिरोल के केस के मामले में वो इंग्लैंड चले गए। तो कहीं ना कहीं होम रूल आंदोलन भी कमजोर पड़ गया दोस्तों। ठीक है, और ये घोषणा हो गई थी। घोषणा में दो व्यक्ति आते हैं दोस्तों, एक तो नाम आता है मॉन्टेग्यू और दूसरा नाम आता है चेम्सफोर्ड। ये दोनों किरदारों के बारे में आप समझ लीजिए। ये कौन है भाई साहब, ये हैं भारत सचिव, जो कि कहाँ पे हैं, ब्रिटेन में है, सब ब्रिटिश संसद में है, ये वहाँ पे ये भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। और दूसरे हैं चेम्सफोर्ड, जो कि कौन है, ये हैं वायसराय, जो कि अभी भारत में है। और इन दोनों ने मिलके 1918 में मॉन्टेग्यू ने चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर एक योजना तैयार की, जिसको क्या नाम दिया गया दोस्तों, भाई ये तो वादा था, ठीक है ना। अब सगाई हो रही है, अब शादी हो रही है। हम्म। ठीक है बात। तो ये सुधार इन दोनों ने मिलके किया, इन्होंने योजना बनाई, और फिर ये हमारे सामने निकल के आती है भारत शासन अधिनियम 1919 के रूप में दोस्तों। इसी को हम क्या बोल देते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसको बोल देते हैं, या लिख के आप वो नाम भी लिख सकते हो आगे, एक ही बात है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक की कहानी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, अब इस शासन अधिनियम में क्या क्या बदलाव किए, या हम ऐसे बोलें कि क्या प्रावधान किए, एक एक पर हम विस्तार पूर्वक शानदार तरीके से चर्चा करेंगे, बस धैर्य के साथ आप सुनते रहें। देखिए, इन दोनों ने मिलके रिपोर्ट प्रस्तुत की और फिर ये अधिनियम आया। पहला जो हेडिंग हमारा रहेगा वो रहेगा गृह शासन में परिवर्तन।
या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ गृह शासन के प्रावधान, कि इसके अंतर्गत क्या प्रावधान दिए गए। इसमें बात होगी मुख्य रूप से भारत सचिव की। अभी मैं आगे एक एक पॉइंट को विस्तार से डिस्कस करने वाला हूँ, अभी हेडिंग बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा धैर्य बना के रखें, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि केंद्र की कार्यकारिणी में परिवर्तन। केंद्र की कार्यकारिणी में क्या प्रावधान किए गए, ये भी हम बोल सकते हैं। और ये केंद्र की कार्यकारिणी क्या है, ये एक तरह से इसमें बैठेगा वायसराय और उसके सदस्य, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ, भाई हम क्या चाह रहे हैं, स्वशासन चाह रहे हैं। भाई भारतीयों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ या नहीं हुआ, वो सब हम देखेंगे। तीसरी बात, केंद्र विधायी परिषद में परिवर्तन, इसमें क्या प्रावधान हुए ये डिस्कस करेंगे। प्रांतीय परिषद में परिवर्तन और केंद्र लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। तो इस प्रकार से ये 4-5 बिंदुओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला बिंदु पकड़ लेते हैं, गृह शासन के संबंध में प्रावधान या परिवर्तन, बोल दो बात एक ही। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि इसमें बात होगी भारत सचिव की, भारत मंत्री भी इसको बोल देते हैं। और ये भारत सचिव कहाँ पे है, ब्रिटेन में है, भारत में नहीं है, ब्रिटेन के अंदर बैठा हुआ है। अब एक तो ये बदलाव हुआ, ये प्रावधान हुआ क्या, कि भारत सचिव की शक्तियों में क्या की गई दोस्तों, कमी की गई साहब, पहली बात। दूसरी बात, भारत मंत्री परिषद में 8 से 12 सदस्य, ये जो परिषद है ना भारत मंत्री परिषद, ये वही है, इसको भारत सचिव की परिषद भी आप बोल सकते हो। भी ये कहाँ पे है, ब्रिटेन में है। अब इसमें सदस्यों की संख्या कितनी कर दी, कम से कम सदस्य इसमें होंगे 8 और मैक्सिमम सदस्य कितने होंगे, 12 सदस्य होंगे, ठीक है। और इसका कार्यकाल पहले 7 वर्ष था, उसको घटा के कितना कर दिया, 5 वर्ष कर दिया। आ रही है क्या मेरी बात समझ में। भारतीय मंत्री परिषद कहो, भारत की सचिव परिषद कहो, जो ब्रिटेन में है, इसमें न्यूनतम 8 होंगे, अधिकतम 12 होंगे। पहले इसका कार्यकाल 7 था, अब उसको घटा के कितना कर दिया है, 5 वर्ष कर दिया है। दोनों बातें उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी बात, 1/2 सदस्य जो दीर्घकालीन भारतीय क्षेत्र में रह रहे हों, जो ये 8 से 12 सदस्य है ना, इसमें से आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जो भारत में रह रहे हैं, तभी तो भारत की स्थिति वहां पे उचित प्रकार से प्रदर्शित कर पाएंगे। अभी मैं आपसे अमेरिका की सिचुएशन पूछता हूँ कि वहां पे क्या चल रहा है, अर्थव्यवस्था कैसी है, वातावरण कैसा है, तो आप अगर वहां पे रह रहे होंगे तो आप उस चीज को भली भांति समझते होंगे। इंडिया में बैठ के आप नहीं बता सकते। तो यहाँ पे ये शर्त जोड़ी गई कि भी आधे सदस्य भारतीय में ऐसे हो जो भारतीय में रह रहे हों, तभी तो वो देश का प्रतिनिधित्व सही प्रकार से कर पाएंगे, भारत की स्थिति सही प्रकार से बता पाएंगे, ठीक है। भारत सचिव का वेतन भारतीय राजस्व से नहीं, पहले पहले क्या होता था, सचिव का वेतन भारत के खजाने से दिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, ये भी इसमें बदलाव कर दिया। सचिव की शक्तियों में कमी यहाँ पे कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद अगली बात देखेंगे, भारतीय उच्चायुक्त या इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं हाई कमिश्नर पद का सृजन किया गया। और ये भारतीय उच्चायुक्त जो है, हाई कमिश्नर है, ये किसको काम में सहायता करेगा, भारत सचिव को सहायता करेगा, भारत सचिव के कार्य में मदद करेगा। अब वो कार्य कई तरीके से हो सकते हैं, परचेजिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है, सैनिकों में प्रशासन वगैरह कुछ से भी रिलेटेड हो सकता है। तो ये एक नया पद यहाँ पे सृजित किया गया है। तो ये गृह शासन के संबंध में कुछ इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो भी मैं बता देता हूँ, कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत कौन से कथन सत्य हैं, कौन से नहीं है, क्या भारत सचिव की शक्तियों में कमी की गई थी, क्या ये पद सृजित हुआ था। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या बात क्लियर है यहाँ तक। तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ से क्लियर होता है, जो कि है गृह शासन में परिवर्तन या गृह शासन के जो क्या प्रावधान है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर का पॉइंट आता है केंद्र कार्यकारिणी में परिवर्तन या केंद्र कार्यकारिणी के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं। केंद्र की कार्यकारिणी से मतलब है वायसराय की परिषद,
या वायसराय की कार्यकारिणी? पहली बात, वायसराय की कार्यकारिणी में कितने सदस्य? 3 सदस्य। कैसे होंगे भाई साहब? भारतीय होंगे। और यहाँ पे इसमें क्या किया है, केंद्र और प्रांत में शक्तियों का बंटवारा कर दिया यहाँ पे। पहले तो क्या होता था कि सारे डिसीजन कौन लेता था? वायसराय लेता था। अब यहाँ पे 2 सूचियां तैयार कर दी। आज भी हम संविधान में पढ़ते हैं केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अभी तक समवर्ती सूची का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है ना? तो ये जो 2 सूचियां यहाँ पे बनती है, केंद्र सूची और राज्य सूची। केंद्र सूची में कौन कौन से विषय होंगे? वित्त, राजनीतिक संबंध, विदेशी मामले, डाक तार, जो राष्ट्रीय हित के जो मामले हैं वो सब इसमें आएंगे केंद्र सूची में। और दूसरी है दोस्तों राज्य सूची, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, ये सब राज्य सूची में आएगा। अब आप कहेंगे कि और भी तो जो विषय होंगे वो कहाँ पे जाएंगे? इनके अलावा जो भी बची हुई जो विषय हैं वो सब किसके पास में रहेगी? केंद्र के पास। यहाँ पे मैंने लिखा है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। भी इनके अलावा भी तो और भी विषय होंगे, वो सब विषय केंद्र के पास में ही रहेंगे। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि हमने 3 सूचियां पढ़ी है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की एंट्री होगी 1935 में। जैसे भारत शासन अधिनियम 1919 है, वैसे ही एक 1935 भी आएगा, और वहां पर जाके क्या होगा? फिर हो जाएगी 3 सूचियां। ये मैंने नोट्स में लिखा है, 3 सूची 1935 से। क्या मेरी बात आ गई समझ में? तो ये हमारे 2 पॉइंट, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। गृह शासन, केंद्र कार्यकारिणी में परिवर्तन। अब हम आगे बढ़ेंगे केंद्र विधायी परिषद में परिवर्तन। ठीक है, तीसरे नंबर का पॉइंट, केंद्र की विधायिका में प्रावधान। क्या प्रावधान किए गए? प्रथम बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई दोस्तों। प्रथम बार। क्या है ये द्विसदनात्मक व्यवस्था? जैसे आज हम संसद में पढ़ते हैं ना, राज्यसभा, लोकसभा, वो इसी की देन है। आज तो वर्तमान में राष्ट्रपति भी आता है संसद में, उस टाइम पे नहीं था। लेकिन ये व्यवस्था यहीं से निकल के आई है, जिसको आज हम फॉलो कर रहे हैं। तो एक तो हो गया उच्च सदन, और एक हो गया दोस्तों निम्न सदन। उच्च सदन को क्या बोला गया? राज्य परिषद। और निम्न सदन को बोला गया केंद्रीय विधानसभा। इसमें दोस्तों उस समय 60 सदस्य थे, और इसमें निम्न सदन में 143, 144, कहीं पे 143 भी आता है, कहीं पे 144 भी मिल जाता है। इतना चिंता का विषय नहीं। हालांकि अभी इनका और आगे क्लासिफिकेशन है, लेकिन इतना गहराई में हमें नहीं जाना, फिर वो सब्जेक्ट की बातें आ जाती है। हम सेकंड पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट पेपर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई। ठीक है जी। दूसरी बात, केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष था, राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष था। और निर्वाचन कैसा होगा दोस्तों? प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा दोनों सदनों में। ठीक है, और मताधिकार का आधार वो था दोस्तों संपत्ति। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पे ये रूल बनाया गया कि भाई जिसकी इतन जो क्राइटेरिया जो इन्होंने डिसाइड किया भी, जिसके पास इतनी संपत्ति है, कोई किसान है तो उसके पास इतना कर उसने जमा कराया हो, तभी वो मताधिकार का प्रयोग करेगा। आगे बात समझ में? हालांकि आज वर्तमान में तो हम देखते हैं हर भारतवासी को मताधिकार का अधिकार प्राप्त है। जो भी एक उम्र है 18 वर्ष, अगर उससे आप क्रॉस कर जाते हो तो सबको वोटिंग का पावर है। लेकिन उस समय नहीं था। अब ये चीजें धीरे धीरे सुधरेगी। फिर इसके बाद 1935 का अधिनियम आएगा। ठीक है ना? चलो साहब, ये बात भी आ गई, दोनों बातें आ गई। हम तीसरे नंबर का पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, केंद्र की विधायिका में ये 2 प्रावधान नए ऐड किए। इसके अलावा और क्या ऐड किया? गवर्नर जनरल को मतलब जो गवर्नर जनरल की जो शक्तियां थी, उसमें कोई कमी नहीं की गई साहब, कोई परिवर्तन नहीं। गवर्नर जनरल को यानी कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने,
प्रांतीय गवर्नरों को निर्देश किसी सामान्य एवं वित्तीय विधेयक को प्रमाणित करने का प्रावधान था। अभी भी आप देखो, बात को समझो। जो घोषणा हुई थी होम रूल आंदोलन के बाद, उन्होंने बोला था कि भी स्वशासन दे देंगे, लेकिन उन्होंने अपने पास में पक्ष सुरक्षित रखा था कि हम क्रमिक रूप से देंगे, उचित समय पे देंगे, सरकार के आदेश के अनुसार देंगे। ठीक है ना, क्योंकि भारत किसका उपनिवेश है? ब्रिटेन का। तो अभी भी मेन कंट्रोल किसके पास आ रहा है? वाइस राय के पास आ रहा है, जिसको गवर्नर जनरल बोल दीजिए आप। ठीक है, तो उम्मीद है ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। वापस से मैं अपने ब्लूप्रिंट पे लेकर आता हूँ। भारत शासन अधिनियम को हम इन 4-5 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं कि क्या क्या प्रावधान रखे गए, क्या बदलाव हुए, जिसमें से हमने ये 3 प्रावधान हमने क्लियर कर लिए हैं। अब चौथे पॉइंट पे चलते हैं। सॉरी, प्रांतीय परिषद में परिवर्तन। आइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी क्वेश्चन पढ़ा होगा, प्रांतों में द्वैध शासन किसकी देन है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 की ये देन है। पहला ही पॉइंट मैंने यही लिखा है, द्वैध शासन, ये इंग्लिश में इसको कहते हैं, डायर की। अब देखो, द्वैध शासन क्या होता है? नाम से ही डिफाइन होता है कि शासन चलाने वाले दो हैं, द्वैध शासन। दो ग्रुप शासन चला रहे हैं। कैसे? एक में है गवर्नर और मनोनीत परिषद, और इन मनोनीत परिषद को लगाएगा कौन? गवर्नर ही अपॉइंट करेगा, अपने आदमियों को लगाएगा, जो गवर्नर कहेंगे वैसे ये चलेंगे। समझ में आ रही है बात? दूसरी बात, दूसरी तरफ फिर वापस से गवर्नर है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहे हैं? चुने हुए सदस्य आ रहे हैं, और यहीं पे आएंगे भारतीय। समझ गए क्या द्वैध शासन का मतलब? अभी थोड़ी देर में बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। ये दो ग्रुप शासन चलाएंगे जिसमें दोनों तरफ गवर्नर रहेगा, लेकिन एक में क्या रहेंगे? मनोनीत सदस्य रहेंगे गवर्नर के द्वारा, और दूसरे में आएंगे चुने हुए सदस्य, जो कि मैंने अभी आपको बताया था ना, यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से। तो यहाँ पे आएंगे इंडियंस, भारतीय। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ये आपने क्या लिखा है, आरक्षित और हस्तांतरित? ये विषय है भाई साहब। आरक्षित विषयों पे कानून ये लोग बनाएंगे, और हस्तांतरित विषयों पे कानून ये लोग बनाएंगे। अब आप कहेंगे कि थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, आरक्षित विषय क्या है? आरक्षित विषयों में राजस्व, न्याय, पुलिस। आज भी आप देखिए, प्रैक्टिकल रूप में मैं समझाता हूँ आपको। जो अच्छे विभाग होते हैं ना, आज हमारे राजस्थान में ही आप देख लो, जो पुलिस वाला विभाग है, जो पावरफुल विभाग है, वो किसके अंडर में है? भजन लाल जी के अंडर में है। वित्त विभाग दिया जी के अंडर में है, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जो पावरफुल विभाग है, वो मुख्यमंत्री स्वयं अपने पास रखता है। आप किसी भी सरकार में आप देख लीजिए, अशोक गहलोत जी के समय आप देख लीजिए, हम करंट अफेयर्स की किताबों में भी पढ़ते हैं कि ये विभाग इनके पास में है। समझ गए? तो जो पावरफुल विभाग है वो अंग्रेजों ने अपने पास ही रखे हैं, और ये मनोनीत सदस्य तो वही करेंगे ना जो गवर्नर बोलेगा। समझ में आ रही है बात? और जो हस्तांतरित विषय हैं, ये देखिए, स्थानीय प्रशासन, शिक्षा, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, ये किनके पास है? गवर्नर तो इसमें भी है, लेकिन ये चुने हुए सदस्यों के पास है, भारतीयों के पास है। ये हस्तांतरित विषयों पे कानून ये बनाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों द्वैध शासन, दायर की जिसको बोलते हैं। आ गई बात समझ में? अब देखो कमाल की बात क्या है। अब मान लो आपको शिक्षा पे कोई डिसीजन लेना है। अब यहाँ की इस ग्रुप ने बोला कि हम शिक्षा में ये कार्य करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल। अब बताओ, शिक्षा में कोई कार्य करना है तो पैसा तो चाहिए होगा ना, और पैसे पे कानून कौन बनाएगा? भाई ये आरक्षित विषय है, राजस्व मतलब वित्त, और पैसे पे डिसीजन कौन लेगा? यही लोग लेंगे, गवर्नर और मनोनीत। मतलब वही अंग्रेजों के हाथ में ही बागडोर आ गई, करता धरता यही हुए वापस से।
तो कहने का मतलब है ना, शासन में भागीदारी देकर भी कमान बागडोर अभी भी इन्हीं के हाथ में है। उम्मीद है मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो ये आरक्षित और ये हस्तांतरित विषय हो गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएंगे, सीधी सी बात है कि भी द्वैध शासन प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के तहत लगाया गया था ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट, द्वैध शासन का विचार कहाँ से आया था? लियोनिस कार्टिस की पुस्तक थी ये, डायर की, यहीं से ये विचार आया था। ठीक है, कोई खास बात नहीं है। और देखो कमाल की बात क्या, सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ावा दिया गया प्रांतों में। याद करिए मार्ले मिंटो सुधार, उसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया। अब यहाँ पे देखिए मुस्लिमों के साथ साथ उसको खत्म नहीं करने की वजह से बाकी में भी ये मांग उठी, और अब यहाँ पे सिख, यूरोपियन, ईसाई, एंग्लो इंडियन, इनको भी भाई साहब, इनको भी भागीदारी दे दी। तो ये सांप्रदायिकता के बीज किसने बोए हैं? अंग्रेजों ने बोए हैं। आप उम्मीद है मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। इसीलिए तो आज ग्रुप बन चुके हैं, अलग अलग कम्युनिटी बन चुकी है तो सब भारतीय, लेकिन फिर भी समझ गए होंगे आप मेरी बात को। तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ावा दिया गया कम करने की बजाय। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया साहब इन्होंने, महिलाओं को मताधिकार में भी अब शामिल कर रहे हैं, तो ये भी एक बदलाव हुआ। तो ये सारी बातें प्रांतों के संबंध में कुछ ये प्रावधान किए गए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और देखो समझ में फिर आपको अच्छे से आना है, समझना चाहते हैं, कैसे आएगा? जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है ना, हम जैसे ये टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ा दिया, अब मैं इसका आज टेस्ट अपलोड कर दूंगा एप्लीकेशन के ऊपर, और वहाँ पे आपको 2 टेस्ट आज आपको मिल जाएंगे इस टॉपिक के। कौन से? भारत शासन अधिनियम 1919 के, इसके 2 टेस्ट आज अपलोड हो जाएंगे। तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें आप। और देखो याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ आपको। मैंने क्या कहा? द्वैध शासन। आप इसको देखोगे तो डबल बार रिपीट हो रहा है ना, 1919। तो ये द्वैध शासन इसी में लगा है, 1919 में। ठीक है ना, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। तो प्रैक्टिस करें तब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में। चलिए सर, यहां तक हम पहुंच गए थे, महिलाओं को मताधिकार। एक इंपॉर्टेंट बात और, ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, इसी में एक बात और जोड़ दी गई कि 10 वर्ष के बाद 1929 में हम एक जांच आयोग का गठन करेंगे। ठीक है, जो इस अधिनियम के प्रभावों की जांच करेगा। समझ रहे हो क्या भाई? कुछ कमियां होगी तो उनको दूर करेगा, अपने सुझाव देगा। और आपने एक नाम सुना हो किताबों में बचपन में, जब हम 9th 10th क्लास में थे, एक साइमन कमीशन का नाम आता था। तो ये साइमन कमीशन वही था जिसका भारतीयों ने भयंकर विरोध किया था, भारी विरोध किया था। क्यों किया था? क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, इस वजह से इसका विरोध हुआ था। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो 10 वर्ष के बाद 1929 में एक जांच आयोग गठित किया जाएगा जो इस अधिनियम के प्रभावों की जांच करेगा, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच करेगा। और कहीं पे कुछ बदलाव करना है तो उसको ऐड करेंगे, कोई गलत बात है तो उसको हटाएंगे। लेकिन दोस्तों 1929 में आना था, लेकिन 2 वर्ष पूर्व यानी कि 1927 में ही साइमन कमीशन गठित किया गया, जिसका भारत में विरोध किया। क्यों किया वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं था। ठीक है, तो ये था मित्रों, सिंपल और स्वीट लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है, सीधी बात नो बकवास, जो एग्जाम ओरिएंटेड बातें थी भारत शासन अधिनियम 1919 की, ये मैंने आपको ब्रीफ में समझा दी है। अब इसका थोड़ा सा हम विश्लेषण कर लेते हैं, समीक्षा करते हैं भाई इसमें क्या बातें सही थी, क्या बातें गलत थी, उस पर अब थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं। आइए देखिए, आलोचना की बात करें, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था के लिए मुख्य रूप से की जाती है ये आलोचना है कि भी ये द्वैध शासन का क्या मतलब है।
प्रांतों में देश शासन के अंतर्गत सुरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों का विभाजन अव्यवहारिक था। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि अव्यवहारिक कैसे था। भाई कुल मिला के बात यह है कि जो ये हस्तांतरित विषय थे, अगर इस पे आप काम करना चाहते हो तो फिर भी डिपेंडेंट तो आपको इन पे ही होना पड़ेगा ना कहीं। मतलब ये लोग कुछ करना चाहते हैं तो अप्रूवल तो इनका ही चाहिए। ये जब हामी भरेंगे तभी तो ये कार्य होगा। तो ये अव्यवहारिक सी बात होगी द्वैध शासन। ये एक आलोचना के रूप में हम बोल सकते हैं, ठीक है। शिक्षा हस्तांतरित विषय था, औद्योगिक विकास हस्तांतरित विषय था, परंतु श्रम विभाग सुरक्षित था। तो ये अव्यवहारिक बातें हैं। सारे प्रशासन की दूरी वित्त विभाग जो सुरक्षित विषय था, जो मैंने आपको समझाया कि भाई वित्त के बिना तो किसी भी सेक्टर में कुछ नहीं हो सकता, और उसका अप्रूवल किसके पास है? गवर्नर के पास है। जबकि धन की आवश्यकता वाले शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण आदि भारतीय मंत्रियों के पास थे। सुरक्षित विषय गवर्नर की काउंसिल के सदस्यों के पास थे, जो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे। हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों के हाथ में थे, जो प्रांत की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे। मंत्रियों में संयुक्त उत्तरदायित्व का अभाव था, इसी कारण द्वैध शासन सैद्धांतिक आधार पर विफल रहा। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद अभी भी भारत के सचिव के प्रति और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थी। मतलब भैया अभी भी शासन तो वहीं से ऑपरेट हो रहा है। गवर्नर जनरल व्यवस्थापिका सभा की सलाह को ठुकरा सकता था। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार भारत को राष्ट्रीय आधार पर संगठित होने से रोकने का प्रयास था। भाई तुम भारत के लोगों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दो ताकि ये कभी एक हो ही ना पाए, है ना। फूट डालो और राज करो, अभी भी वही एजेंडा है इनका। सारी बातें आपके सामने हैं, एक एक पॉइंट को हमने समझ लिया है। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई होगी, और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि क्लासेज आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। हालांकि आप लोगों का थोड़ा सा, आपकी बात भी जायज़ है कि थोड़ा सा कंटिन्यूटी में डालिए क्लासेस, लेकिन अब आगे हम रेगुलर रखेंगे क्लासेस ताकि आपका जल्दी सिलेबस पूरा करवा देंगे, ठीक है। तो बाकी कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए। तो ये हमारा टॉपिक राष्ट्रवाद का उदय कंप्लीट होता है 17 सेशन में, क्वालिटी कंटेंट के साथ, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी है प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट आपके लिए उपलब्ध करवा दिए हैं। और एजुकेशनल मैनेजमेंट की सीरीज भी कपिलांश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे शुरू कर दी है, आपने देख ली होगी। नहीं देखी है तो चैनल को विजिट कीजिए, उसको भी कंटिन्यू करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।